देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजना के अधर में लटके रहने को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से करीब 50 साल पहले सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था। जब इस परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था तब इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद परियोजना पूरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो परियोजना से बता दें कि 30 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सरयू नहर परियोजना यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगी और यहां के तमाम लोगों को इससे फायदा मिलेगा। 40 साल से अधूरी थी ये, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण कर बड़ी सौगात दी। परियोजना से 30 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। पिछले 40 सालों से अधूरी थी ये पूरी परियोजना, जिसका लोकार्पण किया गया है। बता दें कि सरयू नहर परियोजना यूपी के 9 जिलों को जोड़ेगी। 5 नदियों के सहयोग से बनी सरयू नहर परियोजना। अभिनंदन और वंदन, जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में समर्पित करें। तो बलरामपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जो पिछले 40 सालों से परियोजना अधूरी पड़ी हुई थी उसका लोकार्पण कर 40 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा यहां पर पहुंचाया। साथ ही 5 नदियों के सहयोग से सरयू नहर परियोजना बनी है। यूपी के 9 जिलों को ये जोड़ेगी और इसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। तमाम डिग्निटरीज उनके साथ मंच पर थे। तो वहीं लोगों ने भी उनका स्वागत किया और हाथ लहराते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। तो सरयू नहर परियोजना जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, पिछले 40 सालों से अधूरी पड़ी थी ये योजना, लेकिन प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे थे इसके लोकार्पण के साथ ही लोगों के लिए बड़ी सौगात देकर पहुंचे। 40 लाख से ज्यादा किसानों को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि सिंचाई का पानी उपलब्ध न होने की वजह से किसानों को खासा नुकसान हो रहा था। वक्त पर बारिश न होने के चलते भी फसल बर्बाद हो जाती थी और इन सभी का समाधान सरयू नहर परियोजना। सहयोगी एसपी शुक्ला सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बलरामपुर से इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसपी शुक्ला, बलरामपुर प्रधानमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहे, बड़ी सौगात लेकर पहुंचे हैं, क्या कुछ इसके अलावा अपडेट्स है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि सन 1971-72 से इस परियोजना की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन ये लंबित पड़ी हुई थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने जनपद को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इस परियोजना के शुभारंभ होने से 9 जिलों के 25 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। घाघरा, सरजू, बाणगंगा और रोहिणी नदी को जोड़कर ये परियोजना की शुरुआत की गई है और इसको लेकर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप में खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 40 सालों से लंबित पड़ी थी, अधूरी थी और आखिरकार इसको नया मोड़ और रास्ता दिया गया है। 9 जिलों को जोड़ेगी उत्तर प्रदेश के। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात है और वाकई बड़े स्तर पर फायदा पहुंचने वाला है। जी, बता दें कि जिस तरीके से बलरामपुर में जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में सिंचाई के साधन नहीं थे, लोगों की फसलें सूख जा रही थी और लोगों को उनका जो है फसल का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसलिए तराई क्षेत्रों में नहर की जो शुरुआत की गई है उससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, अपने आप में बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली ये पूरी योजना है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर, राज्य सरकार पर हमलावर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कह दिया है कि 40 सालों से अधूरा पड़ा था और पूरा हम ही करेंगे।
आवाज मिल रही है एसपी शुक्ला आपको? जी। हेलो। जी। आवाज मिल रही है आपको? जी। जी। देखिए, लगातार विपक्ष भी इसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि जनता को सहयोग करने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो कुछ भी सरकार को करना पड़ेगा वो करेंगे, और यही वजह है कि 40 सालों से अधूरी थी और पूरा अब हम कर रहे हैं। ऐसा मोदी जी का कहना है। देखिए, विपक्ष जो हमलावर है वो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा तो लेकर ही चल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सिंचाई परियोजना की उद्घाटन किया है, इसको लेकर किसान को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जैसे तराई क्षेत्र में जो किसान हैं उनको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि वर्षों से उनकी फसलें जो है जोत बो दी जाती थी, लेकिन उनको वहां सिंचाई के साधन नहीं थे, इसलिए किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज इस सरयू परियोजना की शुरुआत होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा और तराई क्षेत्र में खुशहाली भी आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों को यहाँ से फायदा होने वाला, लगभग 40 लाख ऐसे किसान होंगे जिनको यहाँ से फायदा होगा। 40 सालों से लंबित थी, अधूरी थी परियोजना, जिसको पूरा किया जाएगा। लोकार्पण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद रहे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब वो बलरामपुर पहुंचे तो बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। इस दौरान हाथ लहराकर, दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, वो आपको सुनवाते हैं। सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए, 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना कितना पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती,
गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे। आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर जहां सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, तो वहीं अपना दल की क्या तैयारी है? भाजपा गठबंधन के चलते कितनी सीट पर अपना दल है और इस बार के चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी है चुनाव की? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। आप देखिए हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह, और जनता में तो इससे भी ज़्यादा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग जनपदों में मैं जा रही हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मैं कुशीनगर में थी, कल मैं आजमगढ़ जा रही हूँ। प्रदेश के हर जिले में हमारे पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं और स्वतः स्फूर्त एक लोगों का आगमन है। बड़ा ज़बरदस्त लोगों का झुकाव है अपना दल की तरफ, और पिछले 5 वर्षों में जो संघर्ष हमने किया है उसका मैं देखती हूँ कि जनता के अंदर एक अपना दल के लिए आत्मीयता तो हमेशा से थी और भी अधिक बढ़ी है। भाजपा के साथ हैं आप, कुछ सीटों को लेकर कुछ बात हुई है? सीटों पर बातचीत चल रही है और कई दौर की बातचीत के बाद ही कोई निर्णय होगा, और जैसे ही होगा आपको बताएंगे। घोषणा पत्र आने लगे पार्टियों के, आप लोगों का भी घोषणा पत्र आएगा? वो समय आने पर सब किया जाएगा। फिलहाल हम अपने संगठन को गति देने में, धार देने में लगे हुए हैं, और हमारी पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में हमें जनसभाएं करनी है। विजय संकल्प रैलियों की हमारी पूरी श्रृंखला निर्धारित है और एक के बाद एक हम अपने जनता के बीच में जा रहे हैं। मुद्दे इस बार क्या क्या रहेंगे? देखिए, जहां तक मुद्दे की बात है, मैं ब्रॉडली बात करूं तो अपना दल ने अपने गठन के समय से सदैव पिछड़े, दलित, वंचित समाज के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी विषय है उसे मजबूती के साथ उठाया है। जब हम सदन में नहीं थे, हम सड़क पर इसके लिए संघर्ष करते थे। आज हम जनता के आशीर्वाद से प्रदेश और देश के सदन में हैं, हम वहाँ संघर्ष करते हैं। सरकार का अंग है, सरकार के बीच में रहकर हम अपनी बात को कहते हैं। बहुत सारे विषयों का समाधान भी होता है। आगे भी हम जिन लोगों के लिए हमारी पार्टी का गठन हुआ है, कमजोर तबके के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, उनके हक अधिकार से जुड़ा हुआ जो भी विषय है उसे उठाते रहेंगे। जाति जनगणना को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। हाँ, हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है 1931 के बाद से हमारे देश में कास्ट सेंसस नहीं हुई है। ये समय की मांग है और देश का लगभग हर राजनीतिक दल आज कास्ट सेंसस का पक्षधर भी है। हमने करना भी चाहिए। देश में हमारे सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं और कौन सी जाति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है हम स्पष्ट रूप से समझ भी पाएंगे। जब हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे तो हमारी योजनाओं में भी ज़्यादा स्पष्टता होगी और मुझे लगता है उनका लाभ भी हम सही जो हमारा टारगेट बेनिफिशियरी वर्ग है उस तक पहुंचा पाएंगे। गठबंधन का भी दौर चल रहा है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो रहा है, भाजपा के साथ भी लोग हैं। क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने काम किया है उस काम को कैसे देखती हैं और कितनी सफलता मिलेगी इस काम को लेकर अगले चुनाव? निश्चित रूप से विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ी है। बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हैं, सड़कों का जाल बिछा है, मेट्रोज नई हमारे यहाँ आई हैं और आप देखिए कि हर ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को पहला अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की सौगात मिली है। पुरानी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, खाद कारखाना फिर से प्रारंभ हुआ है। तो इतने सारे विकास के कार्य जो आगे बढ़ रहे हैं उसका लाभ तो आम जनमानस को मिलना ही है। तो ये विकास की बात को लेकर तो हम जाएंगे ही, क्योंकि हमारी उपलब्धि है, हमने बेहतरीन काम करके दिखाया है।
क्या कुछ लगता है कि इस बार कुछ सीटें ज़्यादा रहेंगी आपकी? अभी क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ बड़ा आकार, कुछ बड़ा स्वरूप, कुछ बड़ी भूमिका अपना दल की जरूर देखने को मिलेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद। तो ये थी अनुप्रिया पटेल और साफ तौर पे जो चुनाव की तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा जरूर की और कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये भी बताई जा रही है कि अगला जो चुनाव होगा 2022 का उसमें भाजपा के साथ एक बार बड़ी जीत के साथ ये लोग फिर सामने आएंगे। सिद्धार्थ के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। रुक करेंगे बड़ी खबर का। मेरठ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। बीजेपी पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ जनता को बचाया। बीजेपी पार्टी सभी को साथ लेकर चलना जानती है। यूपी में गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। मायावती अखिलेश ने चीनी मिलों को बेचा है, बंद करवाया है। सहयोगी सोनू शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सहयोगी सनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से सीधा पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सनोज, यहां पर बूथ सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का हुआ, क्या कुछ खास इस दौरान रहा? देखिए, जेपी नड्डा मेरठ पहुंचे थे बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में और बूथ अध्यक्षों में वो नया जोश भी भर के गए हैं और उनको जीत का गुरु मंत्र भी दिए गए हैं। उनके पूरे भाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियां अच्छाई रही और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव उनके निशाने पर रहे। उन्होंने ये भी बताने की पूरी कोशिश की कि जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गली गली, गांव गांव, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम किया। तमाम उन्होंने जनता को ये समझाने की कोशिश भी की। इसी के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। अखिलेश यादव पूरी तरीके से उनके निशाने पर रहे और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन्ना और गन्ना दोनों ही छाए रहे। उन्होंने सीधा कहा कि गन्ना हमारा है और जिन्ना तुम्हारा है, गन्ना के दम पर ही फिर से हम सरकार बनाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो देखने में आई वो ये रही कि जेपी नड्डा ने सबसे बड़ी बात ये कही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसका जिक्र वो करना नहीं भूले। कमाल कांड में जो सचिन और गौरव मारे गए थे उनकी भी याद दिलाए और सीधा कहा कि ये वही सपाई है पुराने वाले, ये वही लाल टोपी वाले सपाई है। तो कुछ भी रहा हो, कुछ भी बात हो, बीजेपी भले ही 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था उसका दर्द बीजेपी लोगों को भूलने नहीं देगी। तमाम मंचों से तमाम नेता इस बात का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि 20 से 25 हजार बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया था। तो सीधा जेपी नड्डा का उनको ये कहना कि मुजफ्फरनगर बिल्कुल राजनीति में किसी भी बयान का पूरी तरीके से जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए वो खत्म नहीं होता और उसी का फायदा भी उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया सनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही कई अन्य बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है, छोटे दल को जोड़कर नई सरकार देने का काम करें। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र नहीं देखा है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी का दावा किया था, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। ऐसे में पूरी तरीके से राज्य सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र नहीं देखा है। जो वादे और दावे किए गए थे 2022 बेहद करीब है, लेकिन अभी तक वो पूरे भी नहीं हो पाए हैं। तो बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए सपा प्रमुख नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है। नरेंद्र यादव इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी पर तंज कसने का। बिल्कुल, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज विधानसभा अध्यक्षों से एक बैठक की। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। और जो परियोजनाओं का उन्होंने कई परियोजनाओं का भी जिक्र किया कि
भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी सरकार में भी वो परियोजनाएं धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का नाम लिया, शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज का नाम लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बेहतर योजना के साथ वो आगामी चुनाव में आएंगे, चाहे वो महिलाओं की समाजवादी पेंशन की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। हर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक बेहतर काम करने का समाजवादी पार्टी सरकार काम करेगी। अगर सत्ता में आते हैं तो रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा और महिलाओं की पेंशन भी बढ़ाई जाएगी। अखिलेश यादव लगातार उन सारी परियोजनाओं से पर हमलावर हो रहे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं राज्य की सरकार को आड़े हाथे लेने का। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।